और हमारे साथ आज हैं रविचंद्र। ये चश्मदीद हैं या भुक्तभोगी हैं? ये भुक्तभोगी हैं और इनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और इनकी तरह के कई लोगों को मैं ले आऊँगा ये बताने के लिए कि एक आदमी अपनी गाढ़ी कमाई जब जा कर के लगाता है, उसको लगता है कि हम जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, परिवार और अपने सपनों को आगे बढ़ाएंगे, अचानक से वो एक बड़े से ट्रैप में अपने आप को देखता है। और कैसे? अब आप बारी बारी सुनिएगा। रविचंद्र हैं, इन्होंने एक ज़मीन खरीदी कि आगे हम उस पर कारोबार करेंगे। ज़मीन खरीदने के लिए इनकी एक डील होती है, समझौता पत्र। अब समझौता पत्र आपके सामने स्क्रीन पर देखते रहेगा, रवि हमारे बगल में हैं। ये समझौता पत्र होता है राम बहादुर नाम के एक आदमी के साथ। आप गौर से सुनिएगा और कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, नोएडा की कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी के तमाम आला अधिकारी, आप मुझे सुनिएगा। 2.5 दशकों से ज़्यादा की पत्रकारिता में मैंने ऐसी अंधेर गर्दी, ऐसा जंगल राज, ऐसी माफियागिरी, कंपनी की तरह चलने वाला ऐसा संस्थान, एजुकेशन के नाम पर चलने वाला संस्थान पहली बार देखा है। और इससे ज़्यादा मुझे हैरत होती है, परेशानी होती है और कभी कभार डर पैदा होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद और इतने सबूत, इतने वीडियो दस्तावेज दिखाने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं हिल रहा है तो किसने सबकी चूलें कस रखी हैं? कौन आदमी है जो कहता है कि इसके खिलाफ जितने सबूत हैं सब देखो, सब सुनो, लेकिन करो कुछ नहीं? ये कौन है? कोई तो है। या तो आप मुझ पर मुकदमा कर लो, मेरे चैनल पर कर लो, या फिर आप मेरे सवालों का जवाब दे दो और ये सारे दस्तावेज हैं, इनके बारे में सफाई दे दो। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एपी सिंह भी आज मेरे साथ जुड़े हैं। एपी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रविचंद्र ने ये समझौता किया उस आदमी के साथ जिसका नाम है राम बहादुर। नाम याद रखें, राम बहादुर का खेल। अभी कितने का राम बहादुर निकलेंगे आपके पास। डील हो गई। डील के बाद इन्होंने उस ज़मीन पर अपने तंबू कनात गाड़ दिया और काम शुरू करवाया। इसके आगे की कहानी अब मैं इनके ज़रिए आपको सुनाना चाहता हूँ। रविचंद्र, क्या हुआ आप बताइएगा और सबके दस्तावेज मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाता चलूँगा। रवि जी। राम बहादुर सन ऑफ छोटे लाल मेरे पास आया कि 42 बीघे ज़मीन थी उसकी, सेक्टर 107 में। उसने 42 करोड़ रुपए में 42 बीघे ज़मीन का सौदा किया 2020 में। मैंने उसको पेमेंट करनी स्टार्ट करी। बाद में उन्होंने ज़मीन पे झगड़ा करना शुरू किया तो वो 80 करोड़ का 42 बीघे का सौदा किया 42 करोड़ में। हाँ जी, ठीक। इसमें 9 खसरा नंबर थे। एपी सिंह साहब सुनिएगा आप। 9 खसरा नंबर। हाँ ठीक है। हाँ जी, उसकी टोटल 42 बीघे ज़मीन थी। एक हिस्से में 17 बीघे और एक में 25 बीघे, थोड़ा गैप था ज़मीनों में। हमने उसका पेमेंट करनी है, जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट करनी शुरू करी। 2020 में स्टार्ट हुआ और 2023 तक हमने उसे 4 करोड़ 33 लाख रुपए दिए। उसके बाद ज़मीन पे झगड़ा स्टार्ट कर दिया राम बहादुर और उसके साथ के लोगों ने। हम पुलिस के पास गए। पुलिस में FIR दर्ज हुई 6 लोगों के नाम पे। 5 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली और राम बहादुर आपके बीच में झगड़ा क्यों हुआ? सर, जो आश्रम वाले हैं वो आके खड़े हो गए ज़मीन पे। महर्षि संस्थान? हाँ जी, महर्षि संस्थान वाले आगे। वो आगे वही उन्हीं के ही लोग हैं वो सारे आपस में, यानी कि एक आदमी को आगे करते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, फिर दूसरा आदमी को आगे करके झगड़ा कर देते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, आप सुनिए इनको, मैं थोड़ा सा साफ करना चाहता हूँ। ये राम बहादुर आता है, कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, पेपर आप देख लीजिए, और पेपर देख करके समझौता करता है। ये 4 करोड़ 33 लाख दे देते हैं। कुल मिलाकर के 42 करोड़ के आसपास की डील होती है। डील आगे जाते जाते 80 करोड़ तक जाती है। लेकिन अब एक अलग से महर्षि संस्थान की टीम आ गई कि ये ज़मीन तो मेरी है, और वो राम बहादुर अब अलग हो रहा है इनके साथ। उसने झगड़ा शुरू किया। आप आगे चलिए। बाद में दूसरे राम बहादुर को बताने लग गया आश्रम वाले। दूसरा राम बहादुर कहाँ से आ गया? या जो महर्षि वाले हैं, इन्होंने अपना राम बहादुर बताने लग गया कि ये राम बहादुर नकली है, जिसको आपने पेमेंट करी है, हमारा राम बहादुर असली है। तो हमने बोला उसको ला के दिखाओ। वो कभी उन्होंने ला के नहीं दिखाया। पुलिस में कंप्लेंट करी गई,
वहाँ पे धारा 145 लगाई पुलिस ने, वहाँ पे भी यानी कि कभी पेश नहीं हुआ। पहले वो बोलते रहे बीमार है और बाद में बैक डेट में उसको बताने लगे कि वो मर गया। और जो हमारा जो जिसको हमने पेमेंट करी उसको भी छुपा लिया, उसको भी सामने नहीं आने दिया। उसके खिलाफ हमने FIR करवाई। उसको आज की तारीख में उसकी हाई कोर्ट से जमानत कैंसिल हुई पड़ी है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया अभी तक, छुपा यानी कि रखा है। 4,33,00,000 लेकर के एक राम बहादुर भाग गया। हाँ जी, वो पुलिस के कहने के बाद भी FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस के सामने नहीं आया। और महर्षि संस्थान कह रहा है कि जो राम बहादुर तुम्हारा है, जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो तो असली मालिक है ही नहीं ज़मीन का, मेरा वाला है। तो तुम्हारा वाला है तो वो भी पुलिस के सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो मर गया है। तो जो मरा हुआ राम बहादुर महर्षि संस्थान का है, वो ज़मीन पर अपना अब कब्जा बता रहा है कि ये मेरा है। आगे वो राम बहादुर कभी इन्होंने कहीं पे पेश नहीं किया और बाद में आके मरा हुआ बाद में बताया। पहले उसको बोलते रहे पुलिस वालों से कि वो लाएंगे, अभी वो बीमार हो रहा है। फिर बैक डेट में उसको मरा हुआ बता दिया। और उसके लड़के जमीन पे खरीद फरोख्त निर्माण कार्य पे रोक लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ यानी से। कि वो ज़मीन उसके बेटे ने बेची, बीवी और बेटे ने। जो मरा हुआ राम बहादुर है, उस मरे हुए राम बहादुर, चूँकि वो महर्षि संस्थान कह रहा है कि मेरे यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसकी बेटी और उसका बेटा उसके वारिस होते हैं और वो लोग उस ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और को करते हैं। यही हुआ? हाँ जी, बिल्डर के नाम पे करिए। कोई और बिल्डर है? हाँ, विपिन चौधरी नाम है। हाँ, ये बिल्डकॉन के नाम से। अच्छा ठीक है। हाँ, उसका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई मंजिल मकान बना दिए, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर रोक लगी हुई सरकारी जमीन है। एक मिनट। जब आपने FIR की, मैं चाहता हूं मेरी PCR टीम पहले आप FIR दिखाओ जो आपने की है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां 145 लगा दिया। 145 का मतलब यह है कि नो वर्क, है ना? अगर यहाँ भी गलत हो जाऊंगा आप मुझे बताइएगा। तो यह आप FIR अपने सामने देख रहे हैं। इन्होंने जिन लोगों के खिलाफ किया, एक तो राम बहादुर इनका वाला है जिसको इन्होंने 4,33,00,000 रुपए दिए, और बाकी जो लोग हैं ये महर्षि संस्थान के वो लोग हैं जो ज़मीन पर आकर के अपना कब्जा जब बता रहे थे और इनको वहाँ से भगा रहे थे। तो इन्होंने इन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद आदेश ये हुआ कि न तुम्हारी ज़मीन है न तुम्हारी है, कोई राम बहादुर फिलहाल जब तक कि मामला निपट नहीं जाता है इस पर हक नहीं जता सकता है। इसलिए यह प्रशासन के पास है। 145 लग गई, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं और वहाँ कोई काम नहीं हो सकता है। इसके बाद एक और सरकारी आदेश आता है। आप आदेश देखते रहिएगा, मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहूँगा, और जितने बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो सबूत हैं। और फिर मेरा सवाल होता है कि अगर यह सब सबूत है, अगर दस्तावेज है, तो फिर यह पुलिस अथॉरिटी, सरकार चुप क्यों है? किसको कितना मिला है, किसकी हिस्सेदारी कितनी है? क्या लूट है, ये जंगल राज है, अराजकता है? कोई तो सुन रहा होगा। जिस जमीन पर 145 के तहत यह आदेश हो गया कि नो वर्क, उस जमीन पर अगला आदेश होता है, उसका भी दस्तावेज दिखाता हूं, और वो 166, 167 का है। 166 और 167 का मतलब क्या होता है? निर्माण कार्य नहीं हो सकता, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। सिंह साहब सुनते रहिएगा। अब मैं दिखाता हूं उसी जमीन पर जिसका आदेश है कि कोई खरीद नहीं, कोई बिक्री नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, उस पर बिल्डिंग खड़ा होती है। बिल्डिंग आदेश प्रशासन का है, जमीन कंट्रोवर्शियल है, इसलिए वीडियो PCR आप वो वीडियो दिखाइए जहां बिल्डिंग खड़ी होती है। छोटी मोटी नहीं है, 2, 4, 5 कमरे नहीं हैं, पूरी की पूरी भारी भरकम बिल्डिंग है। नोएडा में है, युगांडा में, रवांडा में नहीं है, वो अफ्रीका के किसी देश में नहीं है कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। रोज घूमते हो, रोज फिरते हो, रोज तुमको नजर आता है। जिस जमीन पर किसी भी तरह का काम पाबंद है, जहां कंस्ट्रक्शन नाम की चीज ही नहीं हो सकती, वहां इतनी भारी भरकम बिल्डिंग बड़ी सी खड़ा हो जाती है, दिन रात काम चल रहा है। ये कानून है, ये व्यवस्था है जिसमें एक आदमी अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकता है, उम्मीद कर सकता है। ये सिस्टम है जिसमें आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी।
किसकी बिना पर, किसके संरक्षण में, किसके कहे पर लखनऊ से लेकर के नोएडा तक सिस्टम पूरा का पूरा साहुल सूते में दुरुस्त है, हिलने का नाम नहीं ले रहा है, पूरी चूलें टाइट है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये दस्तावेज गलत हैं या पिछले 5-7 दिनों से जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, वो सब गलत है? क्या गलत है? तो फिर इस आदमी को आपने नापा क्यों नहीं? इस संस्थान के खिलाफ इंक्वायरी हुई, एफआईआर है, इसके 4 लोगों के खिलाफ है। एफआईआर में कार्रवाई क्या हुई है? आपने इसी साल जनवरी में, यानी कि एफआईआर भी हाथी के दिखाने के दांत हैं। आप खाना पूर्ति करते हैं, आपकी मिली भगत है, आप साठ गांठ में हैं, आप लूट का हिस्सा हैं। और ये लूट नहीं है, ये डकैती भी नहीं है, ये डॉनगिरी है, माफियागिरी है, जहां किसी की कोई परवाह नहीं, जो सामने आता है रगड़ दो। किसी भी आदमी के पैसे की कोई कीमत नहीं है। आदमी जीवन भर रगड़ करके अपना खून पसीना एक करके 4 करोड़ से ज्यादा की रकम उसने दी, लेकिन उसके पैसे की वापसी पुलिस नहीं कराएगी। लेकिन पुलिस की आंखों के नीचे उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा जिस जमीन पर पाबंदी है कि यहां कुछ नहीं हो सकता। ये सिस्टम है, ये इंसाफ है, ये नोडा अथॉरिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ तो है। इसलिए मैं एपी सिंह साहब को जोड़ना